Okay, so 27 participants, and because we are going to take only introduction today, we will start. I will not bore you. Today is your first day of your थर्ड ईयर, और बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको ये मिलता है कि सेकेंड ईयर बिना पास किए थर्ड ईयर में आप चले जाओ. यू आर वन ऑफ द लकी पीपल ड्यू टू कोरोना वायरस. शायद आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है. तो लेट अस स्टार्ट विद चरक उत्तरार्ध. ओवरऑल सेकेंड ईयर में व्हाट वी हैव लर्नड इज वी हैव लर्न टॉपिक्स लाइक द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रोग निदान और चरक पूर्वार्ध. तो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर में व्हाट वी वर लर्निंग इज वी वर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स. हम मौलिक सिद्धांत पढ़ रहे थे, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे थे. तो वो हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर फर्दर स्टडीज. जैसे जैसे पदार्थ विज्ञान में हमने द्रव्य पढ़े, गुण पढ़े. तो सेकेंड ईयर में आके हमने द्रव्य गुण पढ़ा. ठीक है. रसशास्त्र में हमने अलग अलग चीजें कैसे बनानी है वो देखा. तो अब थर्ड ईयर में आके वो कल्पस्थान में आपका उसको यूज कर लिया आपने. तो ओवरऑल चरक के जो दो पार्ट किए हैं उसमें से एक पार्ट आपने पढ़ लिया है जो चरक पूर्वार्ध है. पूर्वार्ध में हमने कौन कौन से स्थान पढ़े हैं? सूत्र स्थान, उसके बाद निदान स्थान, उसके बाद विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान. इसके बाद वाले जो तीन स्थान है, कल्प स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, ये तीन इस साल आते हैं. अब चरक को ये दो स्थानों में, चरक को इस स्थानों में डिवाइड क्यों किया है? तो जैसे हमने सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में कंसेप्ट्स पढ़े थे, वैसे ही कंसेप्ट्स चरक के पूर्वार्ध में सूत्र स्थान में आए हैं. उसके बाद सूत्र स्थान के बाद उन्होंने निदान स्थान बताया. कोई भी बुक पढ़ते वक्त यू हैव टू, और कोई भी बुक लिखते वक्त रादर, यू हैव टू गो इन अ सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंस को पहले समझना पड़ेगा. सूत्र स्थान में उन्होंने कंसेप्ट बता दी. कंसेप्ट में क्या है? कंसेप्ट में है हेतु, लिंग और औषध. हेतु मतलब कारण, लिंग मतलब सिम्टम और औषध मतलब ट्रीटमेंट. इसके बाद उन्होंने सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान बताया. निदान स्थान में उन्होंने हेतु बताए. हेतु मतलब कारण क्या है, निदान क्या है अलग अलग रोगों के. तो सूत्र स्थान के बाद उन्होंने निदान स्थान बताया. फिर उन्होंने विमान स्थान बताया. विमान स्थान मतलब रोगों के हेतुओं के बारे में विशेष ज्ञान देना. विशेष ज्ञान मतलब कौन, ये रोग और हेतु जो हैं जो हमने निदान स्थान में बताए हैं, उनमें भी कोई स्पेशल, मतलब जैसे जनपदोध्वंस है, तो जनपदोध्वंस इज अ स्पेशल निदान. तो उस स्पेशल चीजों के बारे में उन्होंने विमान स्थान में बताया. फिर उन्होंने शारीर स्थान बताया. शारीर स्थान में उन्होंने क्या बताया? व्हाट इज नॉर्मल. निदान आपको बता दिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन दे दी. उसके बाद व्हाट इज नॉर्मल या गर्भ शारीर या आत्मा से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, ये सब चीजें उन्होंने शारीर स्थान में बता दी. फिर अब ये हेतु वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हेतु के बाद लिंग, सॉरी,
हाँ, लिंग वाला पार्ट आएगा। लिंग वाला पार्ट में वो चिकित्सा स्थान में जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी व्याधि जो है, ये व्याधि दो प्रकार की होती है, एक साध्य व्याधि, एक असाध्य व्याधि। साध्य व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, असाध्य व्याधि की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो चिकित्सा करने के पहले या ट्रीटमेंट देने के पहले हमको ये पता चाहिए कि कौन सी व्याधि, विच व्याधि इज साध्य, विच व्याधि इज असाध्य। तो साध्य कौन सी व्याधि है, ये समझने के लिए उन्होंने इंद्रिय स्थान बनाया, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के अरिष्ट बता दिए कि अगर ये अरिष्ट वाला पेशेंट आपके पास आ जाता है तो वो असाध्य व्याधि समझनी चाहिए। अगर अरिष्ट वाला पेशेंट आपके पास आ जाता है तो वो असाध्य व्याधि समझनी चाहिए। उसके बाद अब वो औषध बता रहे हैं, इस उत्तरार्ध में वो औषध बता रहे हैं, मतलब हेतु और लिंग वाली चीज उन्होंने बता दी, निदान स्थान, शारीर स्थान, इन स्थानों में। अब औषध बता रहे हैं, तो उत्तरार्ध में तीन स्थान आते हैं, एक चिकित्सा स्थान, दो कल्प स्थान, तीन सिद्धि स्थान। अब चिकित्सा स्थान में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 30 अध्यायों में, 30 अध्याय हैं चिकित्सा स्थान के, उस 30 अध्यायों में 8 जो रोग हैं जो ऑलरेडी निदान स्थान में आए हुए हैं, उनको तो रिपीट कर दिया उन्होंने। वो 8 रोग कौन है जो निदान स्थान में आए हैं, वो 8 ऐसे रोग हैं जो, जिनको हम महागध कहते हैं। महागध मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट व्याधि, ऐसी व्याधियां जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है। तो चिकित्सा स्थान के 8 चैप्टर तो वही 8 रोगों की चिकित्सा है जो निदान स्थान में बताई है। उसके बाद चिकित्सा में 8 ये हो गए, 20 और रोग लिए हुए हैं उन्होंने। उन्होंने 20 और अलग रोग लिए हुए हैं कि जो उन्होंने निदान स्थान में नहीं बताए, लेकिन जो ज्यादा प्रिवेलेंट थे उस टाइम पे। निदान स्थान में नहीं बताए, लेकिन जो ज्यादा प्रिवेलेंट थे उस टाइम पे। ओके, तो फिर 8 + 20 28, बचे 2। तो ये दो जो हैं चैप्टर्स, ये उन्होंने रसायन और वाजीकरण पे डेडिकेट कर दिया। अब रसायन और वाजीकरण पे चिकित्सा स्थान में चैप्टर डेडिकेट करने का कारण क्या है? सूत्र स्थान में भी लिख सकते थे, विमान स्थान में भी लिख सकते थे। कारण ये है कि चिकित्सा जब हम करते हैं तो चिकित्सा में एक चिकित्सा तो होती है रोग की चिकित्सा, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, जो उन्होंने 3rd चैप्टर से आगे बताई। और दूसरी चिकित्सा जो होती है वो अपुनर्भव चिकित्सा, अपुनर्भव चिकित्सा। अब इन चिकित्साओं में फर्क समझते हैं। मेरे पास पाइल्स का पेशेंट आया, तो मैंने उसको, या तो अगर एक्सटर्नल पाइल्स हैं या इंटरनल पाइल्स है, या फिर शुष्क अर्श है या स्रावी अर्श है, वो बोला, मेरे पास आया, मेरे को बोला कि सर मुझे रोज मैं टॉयलेट जाता हूँ तो खून निकलता है। तो मैंने उसको, आई एग्जामिन्ड हिम, मैंने उसको एग्जामिन किया, पीआर किया, तो मुझे समझा कि इंटरनल पाइल्स लग रहा है और स्रावी अर्श है, खून निकल रहा है। तो फिर स्रावी अर्श में होता क्या है कि दीज आर हेमोराइड्स। हेमोराइड्स मतलब आपका जो गुद भाग है, उस गुद भाग में कोई वेन जो है वो फट जाती है
और इसीलिए जैसे ही आप प्रेशर देते हैं उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है. द amount of blood or the force of blood which comes out depends on how bad the vein is damaged. So because it is a damaged inflamed vein, मैं क्या कहता हूँ उसको, मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि मैं आपको दवा दूंगा, आपको रोज जुलाब होगा, लेकिन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अप्लाई, दिस इज समथिंग विच इज यू हैव टू टेक, एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू. तो मैंने उसको कह दिया कि भाई आप रोज सिड्स बाथ ले लो. सिड्स बाथ मतलब गर्म पानी में हल्दी फिटकरी डाल के बैठना है. हल्दी और फिटकरी डाल के बैठने का फायदा क्या है, जख्म जल्दी भर जाता है अंदर. वेन में जो भी ये हुआ है, डैमेज हुआ है, दैट इज अ जख्म. तो सिट्स बार लेके बैठने को बोल दिया मैंने, टब लेने को बोल दिया, उसमें जितना हो सके गुनगुना पानी लेने को बोल दिया, एक मुट्ठी हल्दी एक मुट्ठी फिटकरी डालने को बोल दिया. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट सिट इन द टब एवरी डे और मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे. तो उसने बैठना चालू कर दिया. फिर मैंने उसको कोई क्रीम दे दी, जैसे हिमालय की पाइलेक्स है, या फिर दूध पापेश्वर की अर्शहिता है. तो बहुत सारी क्रीम्स हैं जो मैंने दे दी, ताकि लोकली, जब सीड्स बाद तो 24 घंटा नहीं ले सकता, तो एक क्रीम दे दी मैंने उसको अपने गुदे भाग में लगाने के लिए. और मैंने उसको बोल दिया कि टॉयलेट से आने के बाद ये क्रीम लगाना, मतलब आफ्टर यू फिनिश टॉयलेट, टॉयलेट में लेके जाना. टॉयलेट फिनिश होने के बाद जब आप गुद भाग का प्रक्षालन करते हो तो उसके बाद ये क्रीम लगाना. क्यों? सुबह सुबह अगर लगा दी तो जब टॉयलेट होगा तो वो क्रीम निकल जाएगी, तो उसके बाद लगाना. फिर रात को वापस लगाना. तो दिन में 2 बार क्रीम लगाने का बता दिया मैंने उसको. उसके बाद मैंने उसको शायद कोई पेन किलर दे दी, और मैंने अर्श की संप्राप्ति को भंग करने के लिए कुछ चीज दे दी, जैसे अभयारिष्ट है या तक्रारिष्ट है, ऐसे कोई चीज दे दी. या फिर स्वर स्वर सुरण का कोई ये है, कल्प है, जो दे दिया. तो मैंने उसकी चिकित्सा कंप्लीट कर ली. साथ ही साथ उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए करके मैंने उसको कोई परगेटिव दे दिया. जैसे अ, ये भी अलग अलग प्रकृति के हिसाब से चेंज हो जाता है. जैसे अगर पित्त प्रकृति है तो मैं उसको हाई डोज ऑफ अविपत्तिकर चूर्ण दूंगा, या फिर अगर कफ प्रकृति है तो मैं उसको गंधर्व हरितकी दूंगा. ये इतना सब सोचना पड़ता है जब पेशेंट आपके पास आता है, तो इतना सब सोचना पड़ता है. सॉरी, बैड नेटवर्क. तो ये सब चिकित्सा का पार्ट है. और व्हेन यू आर डूइंग चिकित्सा, ये सब सोचना पड़ता है. तो इतना सब मैंने पेशेंट को दे दिया. पेशेंट घर चला गया, महीना भर उसने दवाई किया, उसका खून आना बंद हो गया. आई मे इवन रिक्वायर टू आई मे इवन रिक्वायर टू गिव हिम समथिंग लाइक निरंजन फल, मतलब उस ब्लड ब्लड रुकाने के लिए, या कोई ऐसी चीज जो उस रक्त का स्तंभन कर दे, तो स्तंभक में मुझे देना चाहिए. तो स्तंभक में मैंने कचोरा दे दिया, या लोध्र दे दिया, या नाग केशर दे दिया. तो ये मैंने उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया. वो घर गया, 30 दिन उसने दवा लिया. 30 दिन के बाद उसको आराम हो गया. फिर 30 दिन के बाद मैंने उसको 15 दिन या 30 दिन के बाद पहले बुलाया है. तो वो आया. आने के बाद उसने कहा कि सर अब मुझे ठीक है. अब जब वो कहता है कि मुझे ठीक है, तो डज इट मीन दैट हिज ट्रीटमेंट इज कंप्लीट? नो. हिज ट्रीटमेंट इज कंप्लीट व्हेन यू गिव हिम अपुनर्भव चिकित्सा. अपुनर्भव चिकित्सा मतलब क्या है? व्हाट इज अपुनर्भव चिकित्सा? अलग टाइप की चिकित्सा है. अपुनर्भव चिकित्सा का मतलब है कोई चीज वापस से न होना.
चरक, सुश्रुत, ये सब क्या चाहते थे कि एक आदमी एक डिसीज के लिए एक डॉक्टर के पास एक ही बार जाए और डॉक्टर उसका पूरी तरह से इलाज करे। तो जब वो आता है तो मुझे उसको अपुनर्भव चिकित्सा देनी चाहिए। अपुनर्भव चिकित्सा में क्या चिकित्सा आती है? अपुनर्भव चिकित्सा में सबसे पहली चिकित्सा आती है कि आपको उस डिसीज को वापस नहीं आना चाहिए या वापस नहीं हो, इस हिसाब से चिकित्सा करते हैं अपुनर्भव चिकित्सा। दूसरा, अपुनर्भव चिकित्सा में और क्या आएगा? निदान, पेशेंट को समझा के निदान का पूरी तरह से परिवर्जन करवाना। लेकिन वो तो संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, तो चिकित्सा करने के पहले ही आपको निदान परिवर्जन बता देना चाहिए। तो फिर अपुनर्भव चिकित्सा में क्या रह गया? अपुनर्भव चिकित्सा में रह गया रसायन। रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा मतलब उस धातु पे, उस स्थान पे की जाने वाली चिकित्सा। अब धातुओं पे चिकित्सा क्यों की जाती है? उनके अग्नि बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। स्थान पे क्यों की जाती है? कोई स्थान पे चिकित्सा क्यों की जाती है? धातुओं पे चिकित्सा तो आप समझ गए होंगे। जैसे कोई पांडु का पेशेंट है, एनीमिया, तो उसको मैंने वमन विरेचन दे दिया, मैंने उसको पांडु दूर करने की दवाइयां दे दी, अलग अलग प्रकार के लोह दे दिए। तो अब मुझे ये देखना है कि उसका जो रक्त धात्वाग्नि है, वो रक्त धात्वाग्नि अच्छा रहे, ताकि रक्त ठीक से बनता रहे और रक्त बनने के साथ पांडु का जो रोग है वो वापस उत्पन्न नहीं हो। दैट इज समथिंग विच इज अपुनर्भव चिकित्सा या धातु वृद्धि या धात्वाग्नि वृद्धि से की जाने वाली चिकित्सा। तो ये जो चिकित्सा है अपुनर्भव चिकित्सा, इसमें सबसे ज्यादा काम आता है रसायन। रसायन रसायन अपुनर्भव चिकित्सा के लिए भी काम आता है। आयुर्वेद का जो सबसे पहला प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को रक्षण करके रखने के लिए या स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये चिकित्सा है। तो इसीलिए रसायन चिकित्सा भी उन्होंने चरक उत्तरार्ध में बताइए। राजा पहले ही अध्याय जो है वो रसायन चिकित्सा का है। उसके बाद आती है वाजीकरण चिकित्सा। अब वाजीकरण चिकित्सा का क्या इंपॉर्टेंस है? वाजीकरण चिकित्सा का इंपॉर्टेंस ये है, इस बार थर्ड ईयर में मैंने 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ वाजीकरण। वाजीकरण का इंपॉर्टेंस क्या है? वाजीकरण उस समय में किया जाता था 3 चीजों के लिए। वन इज टू इंक्रीज द सेक्सुअल पावर इन द बॉडी। तब तक आप लोग एक काम कीजिए, आई विल पुट अप द अटेंडेंस, काइंडली गो एंड गिव द अटेंडेंस एंड कम। मैं अभी लिंक लिंक मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम सो वेलकम बैक आफ्टर द अटेंडेंस, वी स्टार्ट वाजीकरण चिकित्सा। वाजीकरण चिकित्सा किस लिए दी जाती है? 3 चीजों के लिए। एक, मेल सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए। सी, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बेसिक इंस्टिंक्ट। What we are talking about is 8 to 10,000 back, 8 to 10,000 years back. तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या थे? फूड, थर्स्ट, आई मीन हंगर, थर्स्ट and reproduction. These are basic instincts of any animal species. Take the case of a dog, take the case of a cow, take the case of an elephant, take the case of a cockroach. These three are basic instincts. तो इसीलिए for basic instincts, what was more important that time was to increase the sexual power.
दूसरा, दे वांटेड मोर प्रोजेनी। 10,000 साल पहले, टुडे वी हैव कम टू अ पॉपुलेशन वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, बट 10,000 साल पहले वी स्टिल हैड लेस पॉपुलेशन, we still had more number of diseases, specifically communicable diseases। कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब जो एक से दूसरे में फैल जाए, जैसे हैजा है, या कम्युनिकेशन मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेस। इसीलिए उन्होंने राजयक्ष्मा को, ज्वर को महागत माना है। तो वी स्टिल हैड कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड पीपल यूज टू डाई ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इसीलिए population was less, life span due to communicable diseases was less। जो लोग कम्युनिकेबल डिसीज को ये कर जाते थे वो 100 साल तक जीते थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती थी। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ रसायन चिकित्सा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा। लेकिन वाजीकरण चिकित्सा बेसिकली इसलिए थी बिकॉज देयर वाज एम्पल लैंड, एम्पल वाटर, एम्पल रिसोर्सेस, बट द मैन पावर वाज लेसर बिकॉज वी हैड लो पॉपुलेशन। तो इसीलिए उन्होंने वाजीकरण चिकित्सा बताई ताकि प्रोजेनी जो है वो ज्यादा हो। अब ह्यूमंस में ये तो होता नहीं है, जैसे अब मछली है तो मछली एक टाइम में जब बच्चे पैदा करती है तो 200-250 बच्चे पैदा करती है, बट ह्यूमंस दो भी बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वाजीकरण चिकित्सा वॉज bad network, sorry again. So Vajikaran Chikitsa was there to improve the fertility, improve the numbers of people who can be born. First of all, it was for male sexuality. Second, it was for fertility. Third, it was to ensure that the progeny is good enough. Now, what happens is, अगर आपने बीज अच्छा लगाया हो तो झाड़ अच्छा आएगा, बीज अच्छा लगाया है तो झाड़ अच्छा आएगा। तो वाजीकरण चिकित्सा में we also look into the quality of the progeny which means Vajikaran Chikitsa is for three. One is to improve sexuality, second is to improve the fertility and the number of children which can be born, chances of fertility. Third is to ensure that the children who are born are of good quality, उनमें अच्छे धातु हैं, अच्छा सारत्व है। तो इसीलिए वाजीकरण चिकित्सा, तो वाजीकरण चिकित्सा पे उन्होंने एक पूरा पूरा चैप्टर डाला हुआ है। सो दिस इज चिकित्सा स्थान। अब चिकित्सा स्थान में अलग अलग डिसीजेस, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि निदाने माधवा श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुता श्रेष्ठः चरकस्तु चिकित्सिते। तो चरक का सबसे बढ़िया स्थान जो है वो चिकित्सा स्थान है। वास्तविक में ऐसा नहीं है, वास्तविक में ऐसा नहीं है, मतलब ये श्लोक गलत नहीं है, चरक का सबसे अच्छा स्थान चिकित्सा स्थान है। लेकिन वास्तविक में जब आप चरक पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, या लगेगा नहीं कि ये चिकित्सा, क्या ये पढ़ा रहे हैं चिकित्सा स्थान है, तो बहुत बोरिंग है ऐसा लगेगा। कारण ये है कि चरक चिकित्सा स्थान में जो भी चीजें दी हुई है वो चीजें मतलब जब चरक था तब की है, चरक के समय की है। तो चरक ने उस टाइम पे गुट्टी वट्टी इनका ज्यादा यूज नहीं होता था, भस्मों का ज्यादा यूज नहीं होता था। सो द मेडिसिन विच वी हैव और विच वी गॉट आफ्टर चरक
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड द्रव्य गुण नहीं, बेसिकली रसशास्त्र। तो इन चीजों का वर्णन चरक संहिता में नहीं है। तो इसीलिए द ट्रीटमेंट विच वी गिव टुडे एंड द ट्रीटमेंट विच वाज गिवन इन द टाइम्स ऑफ चरक हैज अ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो अभी भी है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, अभयारिष्ट है, अभयादि मोदक है। तो कुछ चीजें अभी भी चल रही है जो चरकाचार्य ने बताई थी। लेकिन चंद्र प्रभावटी, मतलब जब से हमने भस्म यूज करना चालू कर दिया, तब हमने हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस यूज करना चालू कर दिया। इन हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस को हम, बिकॉज हम ट्रीटमेंट में ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए हम कोरिलेट नहीं कर पाते। बट चरकस्तु चिकित्सिते नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रग्स विच आर देयर, चरकस्तु चिकित्सिते बताया है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट विच आर देयर इन द चिकित्सा स्थान। तो चरक चिकित्सा स्थान को कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत हम जब अगली बार रसायन अध्याय चालू करेंगे, तब राजा रसायन अध्याय चालू करने के समय भी नहीं, हम जब ज्वर चिकित्सा चालू करेंगे तब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अच्छा, उत्तरार्ध में चिकित्सा स्थान के बाद और दो स्थान आते हैं, वन इज कल्प स्थान, वन इज सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान के बाद कल्प स्थान देने का कारण ये है कि कल्प स्थान में अलग अलग, चिकित्सा स्थान में तो उन्होंने दवाइयां बता दी कि अभयारिष्ट या सीतोपलादी चूर्ण, दीज आर ओपीडी मेडिसिन। ओपीडी मेडिसिन मतलब रुग्ण आपके पास आता है, आप उसको दवाई दे देते हो, वो घर चला जाता है। सो दीज आर ओपीडी मेडिसिन। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक शोधन और एक शमन। तो ये जो चिकित्सा स्थान में उन्होंने बताया, शमन की दवाइयां बताई, उन्होंने शोधन भी बताया है वहां पर कि भाई इसको पंचकर्म देना चाहिए, इसको वमन देना चाहिए, इसका रक्त मोक्षण करवा देना चाहिए, या इसको विरेचन देना चाहिए, इसको बस्ती देनी चाहिए। ये उन्होंने चिकित्सा में बताया है। लेकिन किन चीजों से बस्ती दे, किन चीजों से वमन दे, किन चीजों से विरेचन दे, ये उन्होंने चिकित्सा स्थान में नहीं बताया। ये उन्होंने बताया है कल्प स्थान में। कल्प स्थान में वमन और विरेचन के कल्प बताए हैं, मतलब द्रव्य बताए हैं, और उन द्रव्यों से कल्प कैसे बनाने हैं वो बताएं। व्हाट इज अ कल्प? कल्प इज अ मेडिकेशन विच इज प्रिपेयर्ड। तो जैसे मदन कल्प है जिसमें मदन फल के कल्प बताए हैं, या विरेचन कल्प में दंती द्रवंती के कल्प है। तो सबसे महत्व का ये पार्ट है कि कल्प बनाने की जरूरत क्या है। भाई मैं तो पाउडर करूंगा, पेशेंट को खिला दूंगा। कल्प बनाने की जरूरत क्या है? कल्प बनाने की जरूरत थ्री फोल्ड होती है, तीन चीजें। सबसे पहले कल्प बनाने में फायदा ये हो जाता है कि हम उस ड्रग का उपयुक्त अंग, और उससे मतलब ऐसा पार्ट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है, उसको ले लेते हैं। तो अवर ड्रग बिकम्स मोर पोटेंट, ज्यादा काम करने वाला। दूसरा, कल्प स्थान में हम उसके अलग अलग कल्प बनाते हैं। जैसे मदन फल में आप पढ़ोगे, आज के तारीख में कल्प स्थान इज ऑल्सो नॉट मच रेलेवेंट। तो जैसे मदन फल के कल्प बताए हैं, तो मदन फल का घी के साथ, मदन फल की पूरी, मदन फल के लड्डू। आज आप मदन फल के लड्डू पूरी पेशेंट को नहीं देने वाले, लेकिन उस जमाने में क्यों दिया जाता था? क्योंकि उस जमाने में देर वेर नॉट अदर वेज, रसशास्त्र उतना डेवलप नहीं था जितना आज है।
तो इसीलिए पेशेंट को पैलेटेबल बनाने के लिए, पेशेंट को उस चीज को खाने के लिए इजी बनाने के लिए कल्पस्थान लिखा गया कि पूरी में डाल के खिलाओ, चावल में डाल के खिलाओ। और उनको ये समझा कि कौन सी चीज में क्या चीज डालेंगे तो इफेक्ट अच्छा आता है। तो थर्ड इज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ कल्प। तो कल्पस्थान में क्या क्या बताया है, कल्पस्थान में ये दवा कैसे एक्ट करती है वो बताया है। दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनामिक्स ऑफ एन आयुर्वेदिक ड्रग इन एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदिक वे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दवा का ये एक्टिव इंग्रेडिएंट लिवर में चला जाता है, वहां पर उसका ऐसे मेटाबोलाइज हो जाता है, फिर ये मेटाबोलाइज हुआ हुआ ड्रग ये सेंसर या ये रिसेप्टर को जाके अटैच हो जाता है। नहीं, उन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, ये इन्हीं इस पे इसका एक्शन बताया है। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि कौन से ड्रग्स का कौन सा अंग जो है वो कौन से सीजन में जमा करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि वमन में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, विरेचन में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। चौथा उन्होंने बताया कि कौन से डिसीज में कौन सा ड्रग देना चाहिए। जैसे विरेचन के या वमन के उन्होंने 10 कल्प बताए होंगे, तो उन 10 में कौन से डिसीज में कौन सा कल्प देना चाहिए, कौन सा ड्रग कौन से डिसीज में यूज करना चाहिए, तो वो उन्होंने बता दिया। तो ये सॉरी अगेन नेटवर्क चला जाता है। तो ये कल्पस्थान हो गया। अब बाकी बचा सिद्धिस्थान। सिद्धिस्थान में उन्होंने क्या बताया, सिद्धिस्थान में उन्होंने बताया है पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। पंचकर्म, अब वमन और विरेचन ये दोनों चीजें उन्होंने सूत्र स्थान में कवर कर ली। वमन और विरेचन उन्होंने सूत्र स्थान में कवर कर ली, और साथ ही साथ उन्होंने वमन और विरेचन के डिटेल्स के बारे में, कैसे काम करता है वो बारे में उस कल्पस्थान में थोड़ा सा बता दिया। सिद्धि स्थान में उनका मेजर फोकस जो है वो पंचकर्म की सिद्धि पे है। तो सिद्धि स्थान में उन्होंने बस्ती के बारे में ज्यादा डिटेल बताया है, बस्ती कैसे देनी चाहिए, बस्ती गलत कैसे दी जाती है, बस्ती में क्या क्या दोष आते हैं। फोकस ज्यादा बस्ती पे है, लेकिन वमन विरेचन के भी व्यापद उन्होंने बताए। सिद्धि का मतलब क्या है, सिद्धि का मतलब किसी चीज पे कमांड आ जाना। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई कभी सुनते हैं ना कि भाई इसको ये सिद्धि है, ठीक है, वो बाबा को ये सिद्धि है, वो आपका भविष्य बता देता है, आपका भूतकाल बता देता है। तो सिद्धि मतलब किसी चीज पे कमांड आ जाना, किसी चीज पे कमांड आ जाना, किसी चीज को पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि आत्मसात करके, ये सिद्धि पाके, हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस सिद्धि, वी आर गोइंग टू गेट इट बाय डूइंग, सीइंग एंड, मतलब पढ़ना, करना और पढ़ना, देखना और करना, इन तीनों चीजों से मिलती है सिद्धि। मतलब वी लुक इनटू समथिंग, रीड समथिंग, लुक समथिंग एंड डू समथिंग।